नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सबके बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है, तो हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हिंदी की विषय वस्तु की। और हिंदी की विषय वस्तु के अंतर्गत हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत आज ये हम 26वां वीडियो लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए। इससे पहले 25 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हमें कमेंट कर दीजिए एक बार कि आप बिल्कुल ठीक प्रकार से हमें सुन और देख पा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 के साथ आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है देखिएगा ध्यान से और फिर उत्तर कीजिएगा। पहले प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जब स्वरों की बात की जाएगी, या हम यूं कहें कि जब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात की जाएगी, तो आपको कई बार हमने बताया है कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं ये वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग स्वर कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग व्यंजन कहते हैं। एक को स्वर कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग व्यंजन कहते हैं। हमने आपसे कहा जब हम स्वर की बात करें, किसकी बात करेंगे, जब स्वर की बात करेंगे तो स्वर के अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है। जब हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर के अंतर्गत भी आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो आपके लघु या ह्रस्व स्वर होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, एक आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और अगर मात्रा के आधार पर पूछ लिया जाए तो आप एक और जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर भी कहते हैं। मात्रा के आधार पे एक और जुड़ जाता है, आपका प्लुत स्वर कहलाता है। पर दीर्घ वाले में आप 2 प्रकार के दीर्घ देखते हैं। हमने कई बार आपको ऑफलाइन क्लास में अपनी पेड क्लास के अंतर्गत आपको बताया है कि हमारे जो दीर्घ वाले होते हैं इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। दीर्घ को 2 हिस्से में बांटने का मतलब है कि एक हमारा क्या कहलाता है, एक हमारा मूल दीर्घ कहलाता है, एक हमारा मूल दीर्घ कहलाता है और दूसरा हमारा क्या कहलाता है, दूसरा हमारा संयुक्त दीर्घ कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा हमारा संयुक्त दीर्घ कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा जितने भी आपके दीर्घ स्वर है, इन दीर्घ स्वरों में अगर आप देखने जाएंगे तो मूल दीर्घ को छोड़ करके बाकी जितने बचेंगे वे आपके संयुक्त दीर्घ हो जाएंगे। तो मूल दीर्घ आपका क्या है, ध्यान रखिए, मूल दीर्घ में आपका दीर्घ आ है, दीर्घ ई है और दीर्घ ऊ है। ये आपके मूल दीर्घ हैं, बाकी जो बच जा रहे हैं वो आपके संयुक्त दीर्घ हैं। अब देखो जरा ए जो है इसको आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि आ और ई के जुड़ने से बना है। कैसे बना है, आ और ई के जुड़ने से बना है। ये आपका आ और ई के जुड़ने से बना हुआ है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक आपका आ और ई हो जाएगा, ये ए बन जाएगा। फिर ए के विषय में बात किया है तो आप जानते हैं आ और ए के जुड़ने से आपका ए बन जाएगा। ऊ की जब बात की जाती है तो आपका लघु ऊ और लघु ऊ जुड़ करके दीर्घ ऊ बनता है। ओ की बात करेंगे तो आप जानते हैं आ और ऊ को जुड़ के ऊ बनता है। तो ऐसे में जो ऊ आपका दिख रहा है, दीर्घ ऊ जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका मूल दीर्घ है। ये क्या है, ये आपका मूल दीर्घ है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 2 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक यानी कि मन के जो विकार है उनको सूचित करने वाला कौन सा चिन्ह है। ध्यान दीजिए, मनोविकार सूचक शब्द या वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक का होता है, प्रश्नवाचक होता है, अर्धविराम या अल्पविराम होता है। तो आप जानते हैं कि जहां भी हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, आश्चर्य किसी बात को लेकर हम व्यक्त करते हैं, ऐसी जगहों पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे में इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका
ए विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वो 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहे कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। ये जो शब्द दिया गया है ये आपको क्या करना है, ये आपको शुद्ध करके बताना है कि आखिर इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यह आपको बताना है। इसी शब्द को 4 प्रकार से लिखा गया है, इसी शब्द को 4 प्रकार से लिखा गया है और आपको बताना है कि आखिर वर्तनी किसके शुद्ध है। एक प्रश्न यहां से आपको देखने को मिल जाता है। तो जब वर्तनी शुद्ध करने की बात की जाएगी तो देखो उत श्रृंखलता लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जब हम बात करेंगे किसकी, हम संधि की बात करेंगे, व्यंजन संधि की बात करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि त के बाद अगर च आता है, ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि का नियम कहता है कि अगर त के बाद च आता है तो त के बाद च आने के बाद जो है ना, ये जो च था ये छ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जो आपका च है ये छ में बदल जाता है। ऐसे में आपकी जो शुद्ध वर्तनी बनेगी वह आपकी उत श्रृंखलता बनेगी। क्या बनेगी, उत श्रृंखलता बनेगी। ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत हमने ऑफलाइन क्लास में और अपनी पेड क्लास में दोनों जगहों पे हमने आपको ये बात बताई है। ऐसे में प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर आपका सी विकल्प बनेगा। क्या, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर आपका सी विकल्प बनेगा। हमने कहा कि ता के बाद अगर च आता है, ता के बाद अगर च आता है तो ता का परिवर्तन हो जाएगा। उसका अलग से नियम है, संबंधी नियम के अंतर्गत आप सबको बताया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या है, गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुणा धन केस होगा, गुणा के धन ईस होगा, गुणा का धन ईस होगा या गुण धन आकेश होगा। बताइए गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गुणाकेश का 4 नंबर प्रश्न में गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो एक गुणा धन केस दिया गया है, गुणा के धन ईस दिया गया है और गुणा धन ईस है और फिर आपका गुण धन आकेश है। तो देखिए यहां ध्यान गुणा केस की जहां तक बात किया जाएगा तो यहां पे संधि विच्छेद आपका गुणा धन केस हो जाएगा। पहला विकल्प ही आपका सही। अब गुणा केस कहा किसको जाता है, तो ध्यान रखिएगा गुणा केस उसे कहा जाता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो। जिसने क्या किया हो, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो। क्या हो, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ध्यान रखेंगे जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया, नींद पर विजय जिसने प्राप्त कर लिया है, नींद पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है। अगर महाभारत के संदर्भ में बात किया तो याद रखिएगा महाभारत में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया था। किसको, अर्जुन को। और रामायण में लक्ष्मण जी को, रामायण में लक्ष्मण जी को गुणाकेश की संज्ञा दी गई थी जिन्होंने अपने नींद पर एक प्रकार से विजय प्राप्त कर लिया था। देखेंगे रामायण के संदर्भ में बात करेंगे तो लक्ष्मण जी सदैव राम जी के साथ तत्परता के साथ खड़े रहे थे, है ना। ऐसे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका यहां पर ए विकल्प हम सही करेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। इसमें से कौन सा समास आपका कर्मधारय नहीं है। तो हम जानते हैं कि कर्मधारय का मतलब क्या होता है। कर्मधारय का मतलब होता है कि जिसमें विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है। क्या पाया है, जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास कहते हैं। आप बताइए इन 4 विकल्पों में से कौन सा कर्मधारय समास है। एक तो आपका नीलगाय दिया गया है, एक आपका नीलगाय दिया गया है, फिर आपका प्रिय सखा दिया गया है, कृताकृत दिया गया है और विद्याभ्यास दिया गया है। आपको बताना है कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है। यह आपको बताना है कि किसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है। एक एक की बात करते हैं कि किसमें आपका कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, देखो पहला क्या, नील गाय। तो गाय कैसी है, गाय जो है वो क्या है, गाय जो है वो आपकी नीली है, इसका मतलब कर्मधारय समास है। प्रिय सखा, सखा मेरा जो है वो कैसा है, हमारा जो मित्र है वो कैसा है, हमारा मित्र प्रिय है। मित्र कैसा है, प्रिय है। तो प्रिय सखा में भी कौन सा समास है, तो प्रिय सखा में भी आपका समास क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। पहले नील गाय में भी समास क्या है आपका, कर्मधारय है। कृताकृत का जब आप विग्रह करेंगे तो किया और बेकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किया और बेकिया हो जाएगा। मतलब कि कुछ काम आपने कर दिया और कुछ आपने बिना किया हुआ बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका कृताकृत में भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा।
कर्णधारय हो जाएगा। बचा विद्याभ्यास। विद्याभ्यास का जब आप विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा विद्या का अभ्यास। विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? विद्या का अभ्यास मिलेगा। क्या मिलेगा? विद्या का अभ्यास मिलेगा। और विद्या का अभ्यास जो है ये आप जानते हैं कि आपके संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह आपका संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। तो बताइएगा कि सब प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 5 के डी में आपका विद्याभ्यास में आपका जो है कर्णधारय ना होकर के आपका क्या है? यहां पे आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर का प्रश्न होगा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका इसमें से तत्सम नहीं, यह आपसे पूछ रहा है। एक दिया गया पुष्प, दिया गया पुहुप, दिया गया सुमन, दिया गया प्रसून दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि प्रश्न संख्या 6 में से पुहुप जो है यह आपका तत्सम नहीं है। तो 6 नंबर का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। इससे पहले भी इस प्रश्न को हम करा चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। क्या बताना आपको? अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। चलिए ये प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो विलोम का मतलब आप जानते हैं कि विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला। उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम विलोम कहते हैं। तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह का शब्द का विलोम आपका विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह शब्द हो जाएगा। ऐसे में 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप डी विकल्प कीजिएगा। ठीक है, 7 का सही उत्तर क्या कीजिएगा? डी विकल्प कीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यानी कि 8 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। और हमारा जो 8 नंबर का प्रश्न है वो कह रहा है खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची, खगेश का पर्यायवाची आपको बताना है। खगेश का पर्यायवाची ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि आपको बताना है कि आखिर खगेश का पर्यायवाची क्या होगा। कह रहे वासुदेव होगा, वाक होगा, वैनतेय होगा, या फिर आपका वधु होगा। तो आपसे विधु होगा, माफ कीजिए वधु नहीं बल्कि विधु दिया गया है। ध्यान रखें खगेश का मतलब है, खगेश का मतलब ये होता है कि जो आपके जो जो पक्षियों का जो देवता है ना, पक्षियों का जो देवता है, तो पक्षियों का देवता हम गरुड़ को कहते हैं। पक्षी राज गरुड़ कहा जाता है। तो गरुड़ की पर्यायवाची बेसिकली आपको क्या बताना? आपको गरुड़ की पर्यायवाची बतानी थी। ध्यान रखिए खगेश का पर्यायवाची, तो खगेश का मतलब होता है खग और ईश। ध्यान रखिए खग और ईश दिया गया था। इसमें आपकी गुण स्वर संधि थी। क्या थी इसमें आपकी गुण स्वर संधि थी। और आपसे पूछा गया था खगेश की पर्यायवाची, तो गुण स्वर संधि खगेश किसको कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? गरुड़ को कहते हैं। और ध्यान रखना है कि गरुड़ जो था ना, गरुड़ जो है उसका जो पर्यायवाची तो वैनतेय होता है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर से 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है गिरा हुआ के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। क्या करना है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, आपको इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो गिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं, धराशायी बोलते हैं, या पातकी बोलते हैं। तो जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसका चरित्र गिरा हुआ होता है, उसके लिए हम कहते हैं, उसके लिए पतित व्यक्ति कहा जाता है। क्या कहता है? पतित कहा जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। लुंठित की जहां तक बात की जाए तो लुंठित जो है वो आपके हिंदी वर्णमाला में आता है। हिंदी वर्णमाला में आता है। आप जानते हैं कि जब हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं तो उसमें आपके 4 वर्ण आते हैं। या, र, ला, व आपका आता है। और हमने आपको बताया कि या और वा,
ठीक है ना। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको अर्धस्वर कहा जाता है। रा आपका जो होता है उसको लुंठित कहा जाता है, और जो ला होता है उसको पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लुंठित जब पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में लुंठित कौन है, तो याद रखें हिंदी वर्णमाला में जो आपका लुंठित है वह आपका रा होता है। रा क्या है, लुंठित होता है। ठीक है ना। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प है। गिरा हुआ के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वो कहलाता है पतित कहलाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें उससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए पीआरटी 1 to 5 का बैच अवेलेबल है, रनिंग बोर्ड में है। तो पीआरटी 1 to 5 का बैच है 999 में। इस कोर्स के साथ आपको 2 अतिरिक्त बैच दिया जा रहा है। इस कोर्स के साथ आपको 2 अतिरिक्त कोर्स भी दिया जा रहा है। एक दिया जाए उसमें हर विषय के 5000 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस होगा, जिसको हम कवच बैच कहते हैं। और दूसरा आपको जो उपलब्ध कराया जाएगा वो हमारा होगा एनसीईआरटी माइंड मैप, यानी कि क्लास 6 to 12 के लेकर के एनसीईआरटी का डिजाइनिंग नोट्स आपको उपलब्ध है, बिल्कुल अट्रैक्टिव वे में आपको दिया जा रहा है। तो जुड़ना नहीं भूलिए हमारी पेड कक्षाओं के साथ में। प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। क्या रहा है, इनमें से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो भाई दिया गाय दिया गया है, नदी दिया गया, इंद्रिय दिया गया, गज दिया गया है। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखो गो के विषय में अगर हमसे बात करें तो गो के कई सारे, है ना, गो के कई सारे अर्थ निकल करके आते हैं, जैसे गाय हो जाए, नदी हो जाए, इंद्रिय तो यही दिया गया है। 3 तो आपको यही दिया गया है, 3 अर्थ तो आपके यही दिया गया, गाय दिया गया, नदी दिया गया, इंद्रिय दिया गया है। ये 3 तो आपके यही दिए गए हैं। ये 3 तो आपके यहीं दिए गए हैं। इसके बाद और भी कई सारे गो के आपके अर्थ निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं माता के विषय में कह दिया जाए, वाणी के विषय में कह दिया जाए, पृथ्वी के विषय में कह दिया जाए, चंद्रमा के विषय में कह दिया जाए, घोड़ा के विषय में कह दिया, गोदावरी के विषय में कह दिया जाए। तो ये सब आपके गो के अर्थ निकलते हैं, ये सभी आपके गो के अर्थ निकलते हैं। अब बच गया यहाँ पर गज, बच गया। गज का मतलब हाथी होता है। गज का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। ठीक है ना। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप क्या कीजिएगा, 10 का सही उत्तर डी विकल्प कीजिएगा कि गज यानी कि हाथी जो है ये गो का अर्थ नहीं निकलता है यहां से। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 11वें नंबर का जो प्रश्न है, क्या निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आपको उस शब्द का चयन करना है जो शुभेच्छु, शुभेच्छु का समानार्थी है। देखिए, एक विकल्प में आपका दिया गया शुभचिंतक, दिया गया शुभ चिंतक दिया गया है, एक आपका हितैषी दिया गया है, एक शुभाकोक्षी दिया गया, एक परोपकारी दिया गया है। तो परोपकारी का मतलब दूसरे का उपकार करने वाला होता है। परोपकारी का अर्थ क्या होता है, दूसरे या अन्य का उपकार करने वाला। इसका अर्थ दूसरे या अन्य का उपकार करने वाला, उसको हम परोपकारी कहते हैं। अब शुभ चिंतक आपके विषय में शुभ सोचने वाला, आपके विषय में शुभ चिंता, शुभ सोचने वाला जो है, जो आपके विषय में शुभ सोचने वाला है, मतलब करंट में वर्तमान में वो आपके विषय में शुभ सोच रहा है, वह आपका शुभ चिंतक कहलाएगा। क्या है, आपका हित चाहने वाला, आपका हित चाहने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, हित चाहने वाला जो है वह आपका हितैषी कहलाएगा। अब फिर कह रहे शुभाकोक्षी, शुभाकोक्षी कह रहे हैं तो शुभ का जो आकांक्षी होगा, है ना, शुभ का जो आपका आकांक्षी होगा वह शुभाकोक्षी कहलाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपका 11 नंबर का सी विकल्प बनेगा। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी की बात करेंगे तो हम 11 नंबर प्रश्न के सी विकल्प के साथ जाएंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न होता है। किसका अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न भिन्न होता है। जो विकल्प दिया गया उसमें एक आपको दिया गया डूंगरी दिया गया, ठग दिया गया, लूट दिया गया, अवतार दिया गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ अलग अलग किसका होता है। तो हिंदी और अंग्रेजी में जो अर्थ आपका अलग अलग होता है वह आपका होता है डूंगरी। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा, आपका ए विकल्प बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। 13 नंबर कह रहा है अचला शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अचला शब्द का समभिन्नार्थक आपसे पूछ रहे हैं। क्या है, एक पृथ्वी है, एक आंचल है, एक अनमोल है, एक जल है। तो देखो एक शब्द दिया गया, अचला दिया गया। क्या दिया गया, अचला दिया गया। और अचला के आपके 2 अर्थ निकलेंगे। पहले यहाँ जो विकल्प के आधार पे आपसे पूछ रहा है तो अचला शब्द का समभिन्नार्थक देखो, एक पृथ्वी दिया गया, एक आंचल दिया गया, एक अनमोल दिया गया, एक जल दिया गया है। तो
अचला का मतलब जो चले ना, मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए जो स्थिर रहता हो, जो क्या हो, जो स्थिर है, और स्थिर ऐसा है जो सर्वथा के लिए है। तो अचला के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो विकल्प दिया गया उसमें पृथ्वी को चुनेंगे। किसे चुनेंगे? पृथ्वी को पर्यायवाची के तौर पर भी अचला का नाम दिया जाता है। ऐसे में 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए विकल्प है, अचला यानी कि पृथ्वी आपका यहां पे बन जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 14 नंबर हो जाएगा। अब बहुत तेज चलेंगे तो बहुत तेज चलना था खरगोश, बहुत तेज चलता था खरगोश, और उसके साथ ही रेस में लगा था कछुआ। कछुआ तेज नहीं चले था, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी स्थिति क्या हुई थी, और खरगोश बहुत कूद रहा था तो उसकी क्या स्थिति हुई थी ये भी आप जानते हैं। बाकी आप समझदार, बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि दिनों का फेर होना, कह रहे दिनों का फेर होना, एक मुहावरे की बात कर रहे हैं। जब कोई आपका बहुत मजा लेता है, आप अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, तो कहते ठीक है थोड़ा सब्र करो, इंतजार कर लो, हमारे दिन भी फिरेंगे, हमारे दिन भी लौटेंगे, उस समय हम आपकी इस बात का जवाब देंगे। तो दिनों का फेर होना ये मुहावरा दिया गया है, और इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। कह रहे अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, क्या हो रहा है जल्दी जल्दी, जो भी हो रहा है कह रहा बहुत जल्दी जल्दी होना। फिर भाग्य का चक्कर और दिन काटे ना कटना। तो दिनों का फेर होने का मतलब भाग्य का चक्कर। कहते मेरे भी दिन फिरेंगे, यानी कि हमारा भी समय आएगा, जब हमारा समय आएगा तो फिर माकूल जवाब दिया जाएगा। तो इस मुहावरे का सही अर्थ है भाग्य का चक्कर। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। 14 का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। कोई कह रहा है कि आवाज कट कट के सुनाई पड़ रही है, हम तो यहां से सीधा पूरा पूरा भेज रहे हैं, कैसे आपके पास कट जा रही है, ये शोध का विषय है। 15 नंबर का कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमने आपको क्लास के अंतर्गत बताया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद और अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद दोनों प्रकार से हमने आपको बताया है। एक व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका जो है अर्थ के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के हमने जो भेद बताया वो हमने आपको 3 भेद बताए। कितने भेद बताए थे? 3 भेद बताए थे। और जो अर्थ के आधार पर हमने आपको बताया था, अर्थ के आधार पर हमने आपको 5 भेद बताए थे। अर्थ के आधार पे कितने भेद बताए थे? तो अर्थ के आधार पे आपको 5 भेद बताया गया था। और प्रतिदिन यहां से प्रश्न आता है तो हम उसकी पुनरावृत्ति भी करा देते हैं। आप जानते हैं कि जब हम व्युत्पत्ति के आधार पे देखेंगे तो एक आपका क्या आएगा, एक आपका रूढ़ आएगा, दूसरा आपका योग रूढ़ आएगा, और तीसरा आपका यौगिक आएगा। तीसरा आपका क्या आएगा? तीसरा आपका यौगिक आएगा। और जब हम अर्थ के आधार पे बात करेंगे तो हमने आपसे कहा कुल मिलाकर 5 प्रकार बनेंगे आपके। कौन कौन से 5 प्रकार बनेंगे? तो आप जानते हैं, एक आपका व्यक्तिवाचक बनेगा, एक आपके व्यक्तिवाचक है, एक आपका जातिवाचक है। आप कहते हैं सर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बाद एक हमारा आता है जिसको हम कहते हैं समूहवाचक कहते हैं, एक हमारा समूहवाचक हो जाएगा। समूहवाचक के बाद एक आपका द्रव्यवाचक होता है। कैसे होगा? द्रव्यवाचक होगा। और एक आपका महावाचक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है, तो आप क्या बताइएगा? 3 प्रकार बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका एक विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सभी को एक बार कमेंट कर देंगे। की क्या समस्या आ रही है चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। आपसे क्या पूछा है कि इसमें से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम के विषय में बात के तो आप सब जानते हैं सर्वनाम का सबका नाम है ना, इनका उनका सबका नाम, वो क्या है? सर्वनाम। ध्यान रखिएगा, हमने आपसे कहा है कि संज्ञा के स्थान पर, क्या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। हमने आपको यह भी बताया कि सर्वनाम को
तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसको हम संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं। अब आपको जो विकल्प दिया गया है उसमें आपको चुनना है। एक कह रहे यह दिया गया, सभा दिया गया, मनुष्य दिया गया और हिमालय दिया गया है। देखो क्या है, सभा जो है ये आपकी संज्ञा है। सभा क्या है? यह आपकी संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? तो आप जानते हैं कि सभा की बात कर लेंगे तो सभा जो है, अगर हम बात करेंगे सभा के विषय में बात कर लेंगे तो यह आपकी समूहवाचक संज्ञा है। सभा कैसी संज्ञा है? यह आपकी समूहवाचक संज्ञा है। मनुष्य की बात कर लेंगे तो यह आपका जातिवाचक है। हिमालय के विषय में बात किया तो हिमालय आपका जो है कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बच गया आपका यह, तो आपका क्या है? ये आपका जो है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। और आपके प्रश्न का सही उत्तर भी 16 नंबर का ए विकल्प हो जाएगा। 16 का सही उत्तर ए विकल्प है। सर्वनाम आपको चुनना था तो हम ए विकल्प को चुन लेंगे। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, यानी कि 17 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? दरअसल यहां क्या दिया गया? यहां आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया गया। क्या दिया गया है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया गया है। आप जानते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से विषय वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। अब ये आपको पहचानना, एक तरफ पुल्लिंग दिया गया और दूसरी तरफ क्या दिया गया? स्त्रीलिंग दिया गया है। हम कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी व्याकरण में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम निशान कहते हैं। चिन्ह या निशान कहते हैं। अब दिया गया साहब दिया गया, पिता दिया गया है और हाथी दिया गया और सांप दिया गया है। तो देखो मिलान क्या क्या सबसे आसान, पहले क्या दिख रहा है? पिता का माता हो जाएगा। क्या देखो उत्तर बन रहा है आपका पिता का माता, यानी कि बी के नीचे आपको 3 दिख रहा है। तो आप कहेंगे हाँ सर, बी के नीचे हमको 3 दिख रहा है और इकलौता विकल्प ए वाला है जिसमें बी के नीचे हमें 3 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए विकल्प हो जाएगा। बाकी को छोड़ दीजिए। अगर ऐसे प्रश्न आए तो इनको समाधान करने का, इन प्रश्नों का हल ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो आपको पता है पहले आप उसको ढूंढ लीजिए। कई बार क्या होता है कि उसके आधार पे बाकी को मिलान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सही उत्तर पता चल जाता है। कई बार एक की जानकारी होने से आपको उत्तर नहीं मिलता, तब आपको और ढूंढना पड़ता है। जैसे देखो हमने कहा कि पिता, पिता आपका पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप आपका माता हो जाएगा। अब देखो बी के आगे हमें 3 चाहिए था, जब हमने यहां पे ढूंढा तो पता चला बी के आगे 3 इकलौते विकल्प में दिया गया है। बाकी एक में बी के आगे 4 दिया गया, नहीं होगा। बी के आगे 1 दिया गया, नहीं होगा। बी के आगे 2 दिया गया, नहीं होगा। तो ऐसे में बाकी अगर मैं साहब, हाथी और सांप, इनका हमें पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग नहीं पता था, तब भी कोई समस्या नहीं थी। तो हमने क्या कर लिया सर, 17 नंबर प्रश्न के ए विकल्प को हम लगा लिए, आगे बढ़ गए, हमारे समय की क्या हो गई? बचत हो गई। आइए 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्न शब्दों में से नित्य एक वचन, नित्य एक वचन का मतलब जो सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाए, सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाए। आप वचन के विषय में बात किया तो हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी कि कोई ऐसा शब्द जो आपको किसी विषय वस्तु की संख्या की बोध कराता है वह आपका वचन कहलाता है। हमने आपको बताया है कि हिंदी में वचन आप 2 ही पढ़ते हैं, या तो एक होगा या तो अनेक होगा। एक होगा या अनेक होगा। एक होगा तो आपका एक वचन कहलाएगा, संख्या अगर 1 से ज्यादा होगी तो आपका क्या कहलाएगा? आपका बहुवचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। कह रहे कि दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द, माफ कीजिए, कह रहा नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है। पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो हमसे पूछा गया कि नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। जनता की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, जनता सदैव एक वचन में होती है। पानी सदैव एक वचन में होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आकाश सदैव एक वचन में होता है। बच गया हमारे पास क्या? बच गया एक शब्द जिसको हम कहते हैं हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है नित्य एक वचन में नहीं प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हम सी विकल्प का कर लेंगे। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न, हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। अब क्या लिख रहे हैं ये देखो, ध्यान से पढ़ो। हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानना है। इसका मतलब यह कि इस वाक्य में त्रुटि है और
त्रुटि का आधार क्या है ये आपको पहचानना है। एक कह रहे विशेषण की त्रुटि है, एक कह रहे बचत की त्रुटि है, लिंग की त्रुटि है या कारक की त्रुटि है। तो जब हमने इस प्रश्न को पढ़ा, जो वाक्य इन्होंने दिया कि हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो हमें पता चला कि इसमें कारक संबंधित त्रुटि है। कैसे कारक संबंधित त्रुटि है? अब हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए आप देखेंगे कि कारक चिन्ह का जो प्रयोग किया गया यहां पर ना, वो सही व्यवस्थित क्रम में नहीं किया गया है। तो पहले तो हम ये चुन लेंगे कि भैया यहां पे किसकी त्रुटि है? कारक। अब हनुमान से संजीवनी बूटी का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। हनुमान संजीवनी बूटी लाएंगे पर कहां से? हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाएंगे, किसके लिए? लक्ष्मण के लिए लाएंगे, है ना। तो ऐसे व्यवस्थित बनना चाहिए था। तो पहले तो इसमें त्रुटि किसकी है? कारक की त्रुटि है। हम आपको बताते हैं कि कारक चिन्हों के विषय में आपसे लगातार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आपको कारक दे दिया कर्ता कारक, तो आप जानते हैं कि कर्ता कारक का जो चिन्ह होगा वो आपका ने होता है। फिर अगर हम कर्म की बात कर लेंगे तो आपको ये बताया गया है कि कर्ता का ने, कर्ता का नहीं होगा। इसके बाद हम कर्म के विषय में बात करें, कर्म का हमारा चिन्ह को हो जाएगा। ऐसे रोज आपको बताया कर्ता ने कर्म को। हम करण की बात करेंगे तो आप जानते हैं करण का चिन्ह सामान्यतः से होता है। लेकिन समस्या की बात यह है कि आप कहते हैं सर गुरुजी अपादान का भी चिन्ह क्या होता है? अपादान का भी चिन्ह से होता है, अंतर कैसे करेंगे? तो हमने कितनी बार आपको बताया है कि अगर करण कारक में से का प्रयोग किया गया है तो ध्यान रखिएगा ये से आधार, ये साधन भूत होगा। ये कैसा होगा? ये आपका साधन भूत होगा, यानी कि साधन के तौर पर ये प्रयोग किया गया उसे। जैसे कह दिया जब वह बस से घर जाता है, वह बस से घर जाता है, तो यहां जो से प्रयोग किया गया वो साधन भूत है। और अपादान की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि अपादान में से का प्रयोग अलगाव होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकल रही है, अलग हो रही है, या आंख से आंसू गिर रहे हैं, तो यहां भी अलग होने के अर्थ में। तो अपादान का मतलब हम क्या कर लेते हैं? से का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। अधिकरण के विषय में बात करें तो हमने आपको सूत्र बताया है कई बार कि अधिकरण का मतलब होता है आधारो अधिकरणम, यानी कि क्रिया को जो आधार प्रदान करे वो आपका अधिकरण कारक होता है। और इसमें हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, में या पर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करें तो संप्रदान की बात की जाती है। संप्रदान में आपको हमने बताया है कि यहां पर को या के लिए का प्रयोग किया। दोनों स्थितियां हमने आपको क्लास में बता दिया है कि कब हम को का प्रयोग करते हैं, कब के लिए का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताया गया है। ठीक है ना, याद भी होगा। संबंध की बात किया तो संबंध में आप सबको बताया गया है कि आप जानते हैं का प्रयोग का की के आता है, या फिर आपका नानी ने भी आता है। ज्यादातर स्थितियों में का की के ही आपका आता है। बहरहाल यहां पे आपका सही उत्तर डी विकल्प कारक हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न के डी उत्तर के साथ आगे बढ़ जाएंगे। 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त है दुष्चरित्र शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आप रखेंगे? संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहेंगे या क्रिया विशेषण कहेंगे? अब विकल्प को देखो। संज्ञा वो होता है व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जो कराता है, व्यक्ति का बोध कराता है, या फिर वस्तु का बोध कराता है, या फिर स्थान का बोध कराता है। जो इसका बोध कराता है वो संज्ञा होता है। आप जानते हैं कि सर्वनाम के स्थान पर, सर्वनाम के जगह पे जो प्रयोग किया था वो आपका क्या? संज्ञा के जगह पर जो प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वो आपका सर्वनाम होता है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या करता है? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है हम उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। तो व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित्र है। यानी कि व्यक्ति के चरित्र के विषय में अगर बात बताई जा रही, अर्थात ये कि संज्ञा की विशेषता बताई जा रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी विकल्प सही होगा। यहां पे वो क्या? विशेषण के तौर पर दुष्चरित्र का प्रयोग किया गया है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर के प्रश्न पे आए, इसके पहले बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए क्लास 6 to 8 की अगर बात किया जाए तो हमारे पास बैच उपलब्ध है। इसमें आपको कॉमन पेपर बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आपका जो विषय है, चाहे एसएसटी हो या फिर मैथ साइंस हो या फिर आपका लैंग्वेज में हिंदी या अंग्रेजी हो, सभी के लिए कक्षाएं हमारे पास उपलब्ध है केवल और केवल 999 में। आइए आगे बात करेंगे। अगले प्रश्न कह रहे हैं सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है? हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के विषय में पहचान करना हो, क्या करना हो? सकर्मक और अकर्मक के विषय में जब आपको पहचान करने के लिए कहा जाए तो एक छोटा सा काम करना और क्या वाला प्रश्न पूछ लेना,
क्या वाला प्रश्न पूछ लेना, क्या वाले प्रश्न का उत्तर ना मिले तो किसके वाले प्रश्न को पूछ लेना। कह रहा दौड़ना, तो हमने कहा क्या दौड़ना, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हमने कहा हंसना, हमने कहा क्या हंसना, उत्तर नहीं मिलेगा। हमने कहा पढ़ना, क्या पढ़ना, तो आप कह सकते किताब पढ़ना, पत्रिका पढ़ना, पत्र पढ़ना, कुछ भी पढ़ना। इसके बाद कह रहे आना, तो क्या आना क्या जाना, ये भी नहीं। आप कहेंगे सर सी विकल्प जो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऐसे में 21 नंबर प्रश्न का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पे आएंगे और प्रश्न संख्या 22 के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? 22 नंबर। अच्छा एक बात बताइए, किसी कोई समस्या तो नहीं है? सब समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न हम रोज कराते हैं। देखिए ये आपके इसी सेशन में देखने को मिलता है कि प्रतिदिन हम 30 टॉपिक का रिवीजन करते हैं। 30 टॉपिक यानी कि 30 जो हमारे पाठ है अलग अलग जो है, अलग अलग हमारे जो टॉपिक है, जो हमारे प्रकरण है, इनकी पुनरावृत्ति हम लोग रोज करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक से प्रश्न हर एक दिन आता है, पर कल का दिन विशेष है। कल का दिन विशेष है, और कल का दिन विशेष ये है क्योंकि कल है शनिवार, और हमने आपसे वादा किया था कि शनिवार को हम साहित्य विशेष की कक्षा लेकर के आएंगे। हम शनिवार को साहित्य विशेष की कक्षा लेकर के आएंगे, क्योंकि लगातार आप सब कहते हैं सर उसके भी क्वेश्चन करा दीजिए। तो हम कल का दिन यानी शनिवार जो है विशेष तौर पे केवल और केवल साहित्य वाले प्रश्न कल करेंगे शनिवार को। ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कल कराए जाएं। तो आप सभी लोग उपस्थित जरूर रहिएगा दोपहर के 2 बजे। कभी कभी नहीं समझते हैं, बाकी समझते हैं ना, तो कभी कभी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है दुनिया को नई राह दिखाता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको काल पहचानना है, बस महाकाल वाला नहीं पहचानना है। ठीक है ना? काल, काल पहचानना है। तो हमने आपसे कहा था कि हिंदी व्याकरण में जब काल की बात करेगा तो व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। और आप जानते हैं कि हिंदी में काल 3 प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे, वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्य काल में। किसमें किसमें? एक वर्तमान काल में, एक भूतकाल में और एक भविष्य काल में। वर्तमान काल में और भूतकाल में और भविष्य काल में। तो हमने आपको यह बताया कि भविष्य काल के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे सर भूतकाल के हमारे 6 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद? आपके 5 भेद हैं। आप देखो क्या है, दुनिया को नई राह दिखाता है। तो दुनिया को अगर नई राह दिखाता है तो कह रहे हैं ये सामान्य भविष्यत है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान है, यह आपका पूर्ण भूतकाल है। बताइए प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या होगा? यह आपको बताना है कि सर आखिर 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या करना? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए काल के विषय में अगर बीते हुए समय की बात कर रहा है तो आप जानते हैं बीते हुए समय की बात करेगा तो भूतकाल, आज के विषय में बात करेगा तो वर्तमान काल, और आने वाले कल के विषय में बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका भविष्यत काल हो जाएगा। क्योंकि वाक्य में पूछा जाए कि दुनिया को नई राह दिखाता तो यह सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको सी विकल्प हो जाना है। 23 नंबर प्रश्न की ओर आए तो कह रहा अरे अरे जरा इधर तो देखो, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा अरे जरा इधर तो आ। मैंने देखने की बात की थी, ये आने की बात करे, अरे जरा इधर तो आ। अब बताना इसमें से कौन सा अव्यय है। अब अव्यय क्या होता है? देखो अव्यय वो होता है जो एक प्रकार का अविकारी शब्द है। अव्यय क्या है? एक प्रकार से अविकारी शब्द होता है। आप सोचेंगे सर अविकारी क्या होता है? तो अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न आए। हिंदी में जब विकार कहा जाए ना तो विकार का मतलब परिवर्तन होता है। परिवर्तन को और सरल कर दूं तो बदलाव कहा जाता है। क्या? परिवर्तन को और सरल कर लीजिए तो बदलाव कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं और स्वर संधि कहते हैं ना। तो उस विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव होता है। उस विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव होता है। हमने कहा अव्यय क्या है? एक अविकारी शब्द है, यानी कि इसमें कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो देखो ऐसे शब्द जिसके ऊपर लिंग का कोई प्रभाव ना पड़े, वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, काल का कोई प्रभाव ना पड़े, जिनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हम कहते हैं पत्थर है ना, पत्थर है तो चाहे उसके ऊपर सर्दी की बात कर लें, गर्मी की बात कर लें, बरसात की बात कर लें, किसी की बात कर लें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे पत्थर है, जैसे पत्थर है वैसे कह लीजिए कि हिंदी शब्दावली में क्या है आपका अविकारी शब्द यानी कि अव्यय है जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अरे अरे जरा इधर तो आ। अब इसमें जो अरे किया गया है ना,
अरे जो है ये कैसा अव्यय है, तो आप कहेंगे सर अरे जो है ना ये विस्मयादि बोधक है। कैसा है? विस्मयादि बोधक है, क्योंकि आपको यहां पर विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय आश्चर्य हो रहा है, आप अपने इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प होना है। 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा। अब बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न की। किसकी बात करेंगे? 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े 24 नंबर प्रश्न पे आए, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को क्या कर लेंगे? लाइक कर लेंगे। वीडियो को लाइक करने की बात कर रहे हैं, कर लीजिए, इसमें कौन सा आपका अतिरिक्त चार्ज लगना है। ठीक है, चलो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग आपको बताना है। अब उपसर्ग की बात किया तो आप जानते हैं कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग का मतलब ऐसे शब्दांशों से है जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। जो कहां जुड़ते हैं? जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, और शब्द के आगे जुड़ करके उस पूरे शब्द की विशेषता को क्या कर देते हैं? उस पूरे शब्द की विशेषता को बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, उपसर्गों का अपना अर्थ होता है। उपसर्ग का क्या होता है? उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। वहीं अगर प्रत्यय के विषय में पूछा जाए तो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? कह दो ठीक है। अब देखो, उपसर्गों के विषय हमने कहा था कि जब आपसे संस्कृत के उपसर्ग की बात करेगा तो हमने आपको संस्कृत के 22 उपसर्ग बताए हैं। हमने आपको हिंदी के विषय में बात की तो हिंदी के हमने 16 बताए हैं। हमने आपको उर्दू फारसी कितने उपसर्ग बताए हैं, तो आप सबको याद होगा कि हमने आपको उर्दू फारसी के 19 उपसर्गों के विषय में बताया है। आप कहेंगे सर कब बताया ये सब, तो ध्यान दीजिए, हमने आपको ये सब पेड क्लास में एप्लीकेशन वाले पर बता दिया है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप सीधे से देख लीजिए, दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, एक आपका अप हो जाएगा, दूसरा आपका हरण हो जाएगा। कहते हैं उनका अपहरण हो गया। क्या हो गया? उनका अपहरण हो, किडनैप हो गया। क्या हो गया? किडनैप हो गया। तो ऐसे में सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे हम 25 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 25 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, देखो जरा, कह रहा है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय के विषय में भी हमने आपको बता दिया है। हमने कहा है ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। क्या होते हैं? ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और जब शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो उस पूरे शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं? उस पूरे के पूरे शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, शब्द के पीछे जुड़ करके। हमने आपको बताया है कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का अर्थ अपना कोई नहीं होता है, इस बात को आप जानते हैं। हमने बताया है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कृत प्रत्यय होता है, एक आपका तद्धित प्रत्यय होता है। क्या होता है? एक कृत प्रत्यय है, दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो आपके कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो आपके तद्धितांत कहलाते हैं। इनसे बनने वाले शब्द आपके तद्धितांत कहलाते हैं। भुलक्कड़ में प्रत्यय पूछा गया तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। क्या है? भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसे में 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? कह रहे मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है, तो आप ईमानदारी से बता दीजिए गुरुजी इसमें कौन है? मोहन है। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। 26 का ए हो जाएगा। 27 पे आए उसके पहले बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं 4.0 के लिए, क्लास 9 और 10 मतलब टीजीटी जिसको हम बोलते हैं, अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास जीएस की क्लासेस आपके लिए हैं। साथ ही साथ अगर आपका विषय एसएसटी है, आपका विषय साइंस है, आपका विषय मैथ है, आपका विषय हिंदी है, आपका विषय इंग्लिश है, तब भी हमारे पास आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। वाक्य दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि अशुद्ध को पहचानना। एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर लेंगे। अशुद्ध को पहचानना है, अशुद्ध को पहचानना है। प्रश्न संख्या 27 के अंतर्गत देखो जरा क्या कह रहा है। 27 में क्या कह रहा है? एक आपसे कह रहा है कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी।
आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। देखो, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, ठीक लिखा गया है कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, फिर मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है और वहां भारी भीड़ है। तो मेरे घर के सामने पाठशाला है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं, यह भी आपका शुद्ध ही लिखा गया है। वहां भारी भीड़ थी, भीड़ तो भारी होगी, इसमें कोई बात बुरी वाली नहीं है। मतलब ऐसे अगर आप देखेंगे इसको, तो इसमें व्यवस्थित प्रकार से वाक्य को दिया गया है। हमें चुनना था अशुद्ध है, तो हम क्या करें, 27 के बी वाले विकल्प को हम लोग चुन लेंगे अशुद्ध वाक्य के तौर पर। ठीक है, 27 का बी उत्तर हम लोग अशुद्ध वाक्य के तौर पर कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहे हैं कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। क्या हुआ है, खड़ी बोली हिंदी जो है इसका विकास किस भाषा से हुआ है, ब्रज भाषा से हुआ है, अवधी से हुआ है, दक्षिणी हिंदी से हुआ है, या अपभ्रंश से हुआ है। तो हमने इस प्रकार के प्रश्न कई बार किए हैं, और जब भी हमने इस प्रकार के प्रश्न किए हमें एक उत्तर मिला है। हमें क्या उत्तर मिला है कि खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। कहां से हुआ है, अपभ्रंश। दिए गए विकल्प के आधार पर हम क्या चुन लेंगे, अपभ्रंश चुनेंगे। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी विकल्प हो जाना है। क्या हो जाएगा, 28 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लेंगे, फिर हम अगला प्रश्न आपको दिखाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम तब करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर कह रहा है हिंदी किस परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, सामी, हामी, भारोपीय, कोकसी या फिर पापुई। तो हिंदी भाषा के विषय में बात किया जाएगा। क्या लिख रहा है ये बालक, साथ जितने भी तैयारी हुए हैं उसका क्या महामैराथन। भाई रविवार को महामैराथन ही हमेशा होता है, रविवार को एक क्लास होती है, महामैराथन ही होती है, और उसमें सारे विषय आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। यही होता है, हमेशा यही होता है, हमेशा रविवार को यही होता है। ठीक है, तो ये आपकी भारोपीय परिवार की भाषा है। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या करेंगे, बी विकल्प कर लेंगे, भारोपीय परिवार की भाषा है। 30 नंबर प्रश्न पे आएंगे कि साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य में अगर हम बात करें तो रस का अर्थ क्या होता है। कह रहे साहित्य की मिठास होती है, किसी रस का आनंद होता है, किसी फल का स्वाद होता है, या साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति होती है। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम है ना, ध्यान रखिएगा। साहित्य में रस का जो अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ होता है कि साहित्य से मिलने वाले जो आनंद की अनुभूति होती है हम उसे रस कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे रस कहते हैं। ठीक है, ऐसे में याद रखेंगे कि 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। 30 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर आएंगे। हमारा अगला जो प्रश्न बनेगा यानी कि 31 नंबर का जो प्रश्न होगा वो कह रहा है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। क्या बताना आपको, अलंकार बताना है। अलंकार बताना है। तो आप सब जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, या जिन पंक्तियों, जिन शब्दों, जिन अर्थ की सहायता से काव्य की शोभा बढ़ जाती है वो आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके अलंकार कहलाते हैं। जहां तक अलंकार की बात किया तो हमने आपको बताया है कि इसका विच्छेद होता है अलम और कार। अलम और कार ये इसका दो अलग अलग हिस्सा होता है। अब अलम का मतलब यहां पर आभूषण से लगाया जाता है। किससे, आभूषण से लगाया जाता है। ठीक है, आभूषण से लगाया जाता है। जैसे स्त्रियों की शोभा को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जेवर, गहने या इस प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों या अर्थ का प्रयोग किया जाता है, पंक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वो आपके काव्य के लिए आभूषण का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए कि अलंकारवादी कवि किसको कहा जाता है। मैंने अपनी पेड क्लास में बताया है कि भाई ऐसा बताओ कि भारत का वो कौन सा कवि है जिसको अलंकारवादी कहा जाता है। अलंकारवादी जिन्होंने अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। बताओ जरा कितने लोग ऐसे जो पेड क्लास देखते हैं हमारे ऐप पर और उनको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। बताइए अलंकार के विषय में हम लोग किसको जानते हैं
किसको अलंकार के विषय में जानते हैं। अलंकार की परिभाषा किसने दी, अलंकार की परिभाषा किसने दी, सबसे पहले हमने आपको यह भी बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अलंकार की परिभाषा सबसे पहले आचार्य दंडी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, आचार्य दंडी के द्वारा सबसे पहले किसकी परिभाषा दी गई थी, अलंकार की परिभाषा दी गई थी। फिर हमने आपसे कहा था अलंकारवादी जो कवि थे कौन थे, केशव। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर करेंगे आप, केशव को याद रखिए। किसको याद रखिए, केशव को याद रखिए। किसको याद रखिए, केशव याद रखिएगा। अब यहां में क्या है, यहां पर जो अलंकार किया गया, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, मानवीकरण, जिसको आप अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। देखिए, प्राकृतिक चीजों को, निर्जीव विषय वस्तुओं को जीवंत करके प्रस्तुत किया गया है। इस कारण पर आप देखेंगे यहां पर पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो 31वां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहां तक रूपक के विषय में बात किया जाए तो हमने आपको बताया है कि रूपक में आप देखते हैं कि जो उपमेय होता है, उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है। मान लीजिए, आपके समझने के लिए कह रहे हैं कि दोनों को एक ही मान लिया जाता है, दोनों को एक ही, चरण कमल बंदो हर जाई, जिसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं होती है ना, इधर उधर की थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं होती, वो आपका क्या होता है, वह आपका रूपक होता है। वो क्या होता है, रूपक होता है। चरण कमल बंदो हर जाई अर्थ में कहेंगे कि प्रभु के कमलवत चरणों की हम वंदना करते हैं, प्रभु के कमलवत चरणों की हम वंदना करते हैं। उपमा की बात किया तो हमने आपको बताया है, सुबह सुबह क्लास में आज बताया है कि उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं, उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन होता है, तो आप जानते हैं कि उपमा के जो 4 अंग हैं वो एक आपका उपमेय होता है, एक आपका उपमान होता है, एक आपका वाचक शब्द होता है, एक आपका साधारण धर्म होता है। उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाती है, वाचक शब्द वे होते हैं जिनकी सहायता से तुलना की जाती है, साधारण धर्म या गुण वो होते हैं जिस गुण या धर्म या विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है। अगर तुलना की जाएगी, तुलना की जाने पर क्या हो जाएगा, तुलना के जाने पर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए श्लेष की बात किया तो श्लेष में आपसे हम कहते हैं कि श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ छिपे होते हैं। जैसे पीपर पास सरिस मंडोला कह दिया जाए ना, पीपर पास सरिस मंडोला कह दिया तो उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब पीपल का जो पत्ता है वो मन के समान, ठीक है, अभी ऐसे समझिएगा, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मन जो है वो डोल रहा है। उपमेय मतलब आपका मन है, उपमेय मन है, उपमान पीपर का पत्ता है, और पीपर पास सरिस, सरिस आपका वाचक शब्द है, और डोलना क्या उसका गुण धर्म है यानी कि साधारण धर्म है। श्लेष की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि श्लेष में एक शब्द के ही कई अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष हो जाता है। जैसे कहा जाए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, कहां कौन चिल्ला रहा है भाई, कहीं कोई, सब कुछ शांति शांति हर तरफ है, केवल आप फोकस्ड रहिए, आप क्लास पे फोकस्ड रहिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद क्या है। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर कर आपको करना है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न का उत्तर करना है आपको, और फिर 34 नंबर। हम आपको आज कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, हम ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं। कौन कौन से, 32 नंबर प्रश्न को नोट कर लीजिए, 33 नंबर प्रश्न को और 34 नंबर प्रश्न को आप गृह कार्य के तौर पे नोट कर लीजिए। आपको क्या करना है, इनका उत्तर वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है, वीडियो समाप्त होने के बाद आपको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में करना है। कौन कौन से प्रश्न दिए गए हमने आपको प्रश्न संख्या 32 दिया है, और हमने आपको बताया प्रश्न संख्या 33 बताया है, और प्रश्न संख्या 34। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप टीआरई 4.0 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं चाहते हैं, टीआरई 4.0 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं चाहते हैं, तो आइए हमारे पीएन एंग्लो स्कूल के बगल में पारस कंपाउंड वाले ब्रांच पर सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कक्षाएं चल रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें 9341644295 पे आप संपर्क कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मुलाकात करते हैं अगले दिन, अगली कक्षा में, कल शनिवार यानी कि दोपहर के 2 बजे, और बात करेंगे साहित्य के कुछ प्रश्नों पर। फिलहाल आज के समय इतना ही। सभी को नमस्कार।